हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है लाबिनाग दे आर ऑलमोस्ट अस। बहुत ही खतरनाक फिल्म है, एंडिंग काफी खतरनाक है और ट्विस्ट भी बहुत बढ़िया है। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी सच में अच्छी है, आपको देखकर मजा आ जाएगा। और रिसेंटली मैंने डेथ विस्परर 3 यानी कि T-Odd 3 फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है। इनके सबने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये थाईलैंड की बहुत बड़ी हॉरर मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में टॉप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि कई शताब्दी पहले नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर एक कल्ट पैदा हुआ था जो कि भैरवा की वर्शिप किया करता। भैरवा को गॉड ऑफ केओस कहा जाता है और 1935 में एक आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के अंदर एक टेंपल मिला था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो टेंपल अचानक गायब हो गया। वो सारे कल्ट के लोग उसी टेंपल में वर्शिप किया करते थे, लेकिन बाद में वो सारे कल्ट के लोग भी गायब हो गए थे। इन द सेंस वो कहीं छुप गए थे और उन लोगों का ये मानना था कि ह्यूमन फ्लैश खाने से इमॉर्टैलिटी आती है। और आज भी ये कल्ट मौजूद है, लेकिन पावर के कवर के पीछे ये छिपे हुए हैं। अब सीन बदलता है, जहां पर हम एक सिंगल मदर को देखते हैं जिसका नाम है नजवा। नजवा की एक बेटी भी है जिसका नाम है यान्ती। अब नजवा हार्डवर्क करके अपनी बेटी को पाल रही थी, लेकिन इनकी स्थिति काफी गंभीर थी, यानी कि फाइनेंशियली ये काफी अनस्टेबल थे। लेकिन यान्ती जो थी उसकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने वाली थी और वो ये चाहती थी कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले। खैर एक दिन जब नजवा यान्ती को लेकर घर आती है तब वो वहां पर एक लेडी को देखती है। इस लेडी का नाम डियाना होता है और असल में ये यायासान पायोंग उमास की फाउंडेशन से आई थी, जो कि असल में जकार्ता में है। और इस फाउंडेशन के अंडर एक एलीट स्कूल भी आता है और डियाना चाहती है कि नजवा उनके स्कूल में ऑनरेबल टीचर के रूप में नौकरी करे। इसके बदले में उसे फाउंडेशन की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगर ये जकार्ता में रहेगी तो उसकी बेटी को और अच्छे से पढ़ाई मिल पाएगी और उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर भेज पाएगी। पहले बात करते हैं कि डियाना कैसे नजवा को जानती थी, तो इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ। जो नजवा है वो अपने स्कूल टाइम में बहुत होनहार थी और उस समय नजवा को डियाना ने ही एजुकेशन अवार्ड दिया था और उसका फोटो डियाना उसको दिखाती भी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये फोटो 16 साल पहले लिया गया था, लेकिन डियाना बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वो डिट्टो वैसी की वैसी थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि उसकी एज बिल्कुल नहीं बढ़ रही, उल्टा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसकी एज घट रही हो। और इस बारे में नजवा उससे पूछती भी है, तो यहाँ पर वो ये बोलती है कि डियाना काफी अच्छी डाइट लेती है, वर्कआउट करती है और वो कभी कभी बोटॉक्स भी करवाती है। खैर ऑफर देकर डियाना वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद में रात में नजवा के माइंड में यही चीजें घूम रही थी कि अगर वो वहां पर गई तो अपनी बेटी का भविष्य बना सकती है और वहां पर वो लोग स्कॉलरशिप में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ यान्ती को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। खैर वो ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी बेटी की आवाज आती है जो कि चिल्ला रही थी। नजवा जल्दी से यान्ती के रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सीलिंग का एक टुकड़ा नीचे गिर गया था और ऊपर से ढेर सारा पानी लीक हो रहा था। उस सीलिंग के टुकड़े की वजह से यान्ती की गुल्लक भी टूट गई थी और उसकी कॉलेज सेविंग पूरी की पूरी खराब हो गई। अब तो नजवा ने भी मान लिया था कि वो लोग अब जकार्ता ही जाएंगे। खैर अब वो अगले ही दिन पैकिंग करने लगती है कि इसी बीच उसे पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसके अंदर एक लड़की के साथ में गलत काम हुआ था, जिसकी खबर थी, जो कि जकार्ता के अंदर हुआ था। खैर अगले दिन वो जकार्ता आते हैं, जहाँ पर फाउंडेशन की तरफ से उनको एक घर दिया जाता है जो कि बहुत ही आलीशान था। वहाँ पर डियाना उनका स्वागत करती है और घर देखकर यान्ती काफी खुश थी। डियाना उसको कहती है कि अगर वो चाहे तो घर के स्टोरेज रूम से कुछ भी ले सकती है, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। इसी बीच वहाँ पर फाउंडेशन का डायरेक्टर भी आता है जिसका नाम था लूसियस और वो नजवा से मिलता है। अब डायरेक्टर के साथ में उसकी बेटी ईवा भी होती है और टॉप फ्लोर पर डायरेक्टर की माँ ओमा भी मौजूद थी। सबसे आखिर में आता है जूडस जो कि स्टूडेंट काउंसलर था। उन सबसे मिलने के बाद में वो घर के अंदर जाती है। खैर अब शाम को सामान रखने के बाद में जब नजवा ऊपर जा रही थी तभी उसे दरवाजे के पास में कई सारे इंसानी ऑर्गन्स लटके हुए मिलते हैं, लेकिन एक झलक के बाद वो गायब हो गए थे और इसको वो अपना वहम समझने लगती है और वहां से चली जाती है। खैर अगले दिन वो स्कूल में फिजिक्स पढ़ाती है और क्लास के बाद वो सबको अगली क्लास में आने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट जाने लगते हैं कि इसी बीच एक स्टूडेंट नजवा के पास आकर उसको ये कहती है कि अगली क्लास में वो नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेशन है। तब वो उसको कहती है कि कोई बात नहीं। और अब नजवा उससे ये पूछती है कि उसके ग्रैंडफादर कितने साल के होने वाले हैं, जिस पर वो स्टूडेंट कहती है कि 120 साल के। और ये सुनकर नजवा हैरान रह गई थी क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। खैर इन सब के बाद में नजवा वो क्लास के बाहर एक दूसरी लेडी दिखती है। नजवा उस लेडी के पास जाती है, लेकिन वो लेडी अब वहां पर मौजूद नहीं थी। अब अगले सीन में नजवा ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी, लेकिन लैपटॉप के रिफ्लेक्शन में उसे चादर ढकी हुई जिंदा लाश का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं था। खैर इसी बीच वहाँ पर वही लेडी आती है जो कि उसे क्लास के बाहर दिखाई दी थी और वो लेडी उसे अपना नाम राती बताती है, जो कि इंडोनेशियन लैंग्वेज की टीचर थी। नजवा उससे मिलकर काफी खुश होती है, जिसके बाद में राती वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नजवा देखती है कि उसके कपड़े पर पीछे खून लगा हुआ था। ये देखकर नजवा समझ जाती है कि उसको पीरियड्स आ गए थे और
इसलिए वो अपना जैकेट उसकी कमर पर बांध देती है। ये देखकर राती उसको थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद में वहां पर जोडस आता है जो कि नजवा के लिए खाना लेकर आया था, जिसको डियाना ने ही दिया था। जिसके बाद वो नजवा को उसका ब्रांड न्यू फोन और एक मैकबुक देता है, ये कहते हुए कि ये फाउंडेशन की तरफ से है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। अब घर जाते वक्त उसे लूसियस मिलता है जो कि अपने छोटे से मीट हाउस से मीट अपनी बग्गी में रखकर ले जा रहा था। नजवा उससे बात करने लगती है और नजवा उससे ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या बिल्ड करेगा, जिस पर वो कहता है कि वो कैटल फार्म ओपन करना चाहता है ताकि वो हाई क्वालिटी मीट प्रोड्यूस कर सके। लेकिन ये जो इलाका था ना वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था और इसलिए नजवा पूछती है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में तो फार्म ओपन करना बैन होता है। तब वो कहता है कि वो ये अच्छे से जानता है और इसलिए वो अंडरग्राउंड फार्म ओपन करेंगे। खैर यहाँ पर लूसियस उसे अपनी बग्गी पर लिफ्ट देता है और घर आकर वो अपनी बेटी से मिलती है जो कि ऑलरेडी बहुत खुश थी। उसकी जरूरत की हर चीज वहाँ पर मौजूद थी। इतना ही नहीं, उसे उसका खुद का ब्रांड न्यू फोन भी मिल गया था। साथ ही साथ वो कहती है कि स्टोरेज रूम के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो कि काफी बढ़िया हैं और वो चाहे तो चेक कर सकती है। अब इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसके पीछे से एक साया गुजर कर जाता है जिसका एहसास नजवा को भी हो गया था। खैर इसके बाद वो स्टोरेज रूम में गई थी जहां पर जाकर वो चीजों को देखने लगती है, लेकिन तभी एक चूहा उसके पैरों से गुजरता है जिससे वो काफी डर गई थी कि इसी बीच उसे एक बड़ी सी चीज मिलती है जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। अब पास जाकर कपड़ा हटाने पर उसको एक लैंप मिलता है, लेकिन लैंप के साथ उसे एक जर्नल भी मिलती है जिसके अंदर से एक फोटो मिली थी जिसके अंदर एक लेडी ने एनिमल स्कल मास्क पहना हुआ था और उस जर्नल में कई सारे मंत्र और चैंटिंग वगैरह लिखी हुई थी। साथ ही साथ नंबर्स भी आखिरी पेज पर थे और उसे एक पोयम भी मिलती है जो कि मौत से जुड़ी हुई थी। खैर अब तभी वो उस लैंप को लगा देती है और उस जर्नल को पढ़ने लगती है। साथ ही साथ वो सेब भी खा रही थी, लेकिन वो सेब देखते ही देखते इंसानी हार्ट बन जाता है जो कि धड़क रहा था। उसको देखकर यहाँ पर वो उसे फेंक देती है, लेकिन वो सेब अब दोबारा से सेब बन गया था, यानी कि ये सब उसको शायद से हेलुसिनेशंस हो रहे थे। अब तभी अचानक से लैंप जो होता है ना वो फ्लिकर होने लगता है और नजवा उसको ठीक करती है, लेकिन तभी नजवा को कोई धीरे धीरे आवाज लगाने लगता है। तभी वो वहां पर एक कफन के अंदर लटकी जिंदा लाश को देखती है, यानी कि पोचोंग को देखती है, जिसको देखकर वो जल्दी से वहां से भागने लगती है और भागते हुए वो अपनी बेटी के रूम में आ गई थी। उसकी बेटी उससे पूछती है कि हुआ क्या। तब वो उसे कुछ भी नहीं बताती और ये कहती है कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है, सोना चाहती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अकेली महसूस कर रही थी। खैर अब अगले दिन स्कूल के अंदर डियाना और जोडस उसके पास एक कागज लाए थे जो कि साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जो कि उसे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन डियाना कहती है कि ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी है। और इसी बीच नजवा से एक कांच का ग्लास गिरकर टूट गया था जिसको वो अपने हाथों से उठाने लगती है, लेकिन डियाना और जोडस ने उसका हाथ पकड़ लिया था, ये कहते हुए कि उससे इससे चोट लग सकती है। जिसके बाद वो लोग आगे बात करने लगते हैं, जहां पर वो उन्हें वो फोटो दिखाती है जो कि उसे जर्नल से मिली थी। उस फोटो को देखकर डियाना बताती है कि ये श्री है जो कि यहाँ पर पढ़ाया करती थी, लेकिन अब वो अब्रॉड में है और वहां पर वो जॉब करती है। उसे ज्यादा पैसे मिलने की वजह से वो वहां पर चली गई थी। तब नजवा बताती है कि जो जर्नल उसे मिली थी उसके अंदर डेथ से रिलेटेड पोएम भी लिखी हुई थी। शायद उसको ऐसा लगता है कि जहां पर वो रह रही है वो घर हॉन्टेड है। लेकिन तभी डियाना ये कहती है कि वो साइंस पढ़ाती है, फिजिक्स पढ़ाती है, तो उसको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। तब नजवा ये कहने लगती है कि जो दिख नहीं रहा इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रियल नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट गॉड के लिए भी है। उसकी बातें सुनकर डियाना मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। तब नजवा जोडस से पूछती है कि क्या वो गोस्ट में विश्वास रखता है। तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन हर बार गोस्ट का दिखना रियल नहीं होता, कभी कभी ये पास्ट के ट्रॉमा का प्रोजेक्शन भी होता है। खैर इसके बाद में वो वहां से चला गया था। अब राती नजवा का कपड़ा वापस करने आती है जो कि उसने उसकी कमर पर बांधा था। अब रात में नजवा राती को अपने साथ घर पर लेकर आती है। वो अपना लैंप ठीक करती है और राती को उसके साथ हुई सारी बातें बताती है, लेकिन नजवा अब ये कहती है कि जोडस सही कह रहा था, ये जो कुछ भी हो रहा था ये बस उसके पास्ट के ट्रॉमा का प्रोजेक्शन होगा। तब राती कहती है कि गोस्ट असली होते हैं और नजवा ये कहने लगती है कि उसकी बेटी यहाँ पर बहुत खुश है और अगर ऐसे में वो इन चीजों पर ध्यान देगी तो इसका इम्पैक्ट उसकी बेटी यांति पर पड़ सकता है और इसलिए वो इस बारे में जोडस से बात करेगी। तब राती कहती है क्या उसको विश्वास है कि जोडस एक अच्छा इंसान है। यहाँ पर हो ना हो राती कुछ डार्क सीक्रेट जानती थी जो कि नजवा को नजर नहीं आ रहे थे। खैर यहाँ पर राती म्यूजिक ऑन करती है और अजीब तरह से नाचने लगती है, जिसके साथ साथ हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर उसी एनिमल स्कल मास्क वाली लेडी को बांध कर रखा गया था और कल्ट के लोग उसके आसपास डांस कर रहे थे और ये डांस ठीक वैसा ही था जैसा कि राती अभी कर रही है। राती के साथ साथ नजवा भी नाचने लगती है और थोड़ी देर के बाद में वहां पर यांति आती है, लेकिन यांति अपनी माँ को अकेले डांस करते हुए देख रही थी। जी हाँ, राती उसे नजर नहीं आ रही होती। ये देखकर यांति खुश होती है कि उसकी
माँ डांस कर रही है, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। लेकिन इसी बीच लाइट चली गई थी और तब नजवा को समझ आता है कि वो अकेले ही डांस कर रही है। उसको लगता है कि राती उसे बिना बताए ही वहां से चली गई और ये सब जो हो रहा था वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था। खैर अगले दिन यान्ती लूसियस के घर जाती है क्योंकि लूसियस की बेटी ईवा उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। यान्ती उसके रूम में जाती है जो कि असल में ईवा की माँ का रूम था। वहां पर कई सारी लग्जूरियस चीजें थी जिनको देखकर यान्ती बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से इन चीजों से इम्प्रेस हुआ करती। यान्ती ईवा से पूछती है कि क्या ये सब कुछ उसका है, तब ईवा बताती है कि नहीं, ये उसकी माँ का है। यहाँ पर यान्ती एक लिपस्टिक उठाती है और तब ईवा उस लिपस्टिक को यान्ती पर लगाती है जिससे कि यान्ती बहुत खुश थी। लेकिन ये लिपस्टिक भी उसकी माँ की ही थी। तो यान्ती उससे ये पूछती है कि अगर उसकी माँ को पता लग गया तो क्या वो नाराज नहीं होगी। तब ईवा ये बताती है कि उसकी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, उन्होंने तो कई साल पहले अपनी जान ले ली थी और खत्म होते टाइम उन्होंने यही लिपस्टिक लगाई हुई थी। यहाँ पर ईवा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और ये कहती है कि आज कई दिनों बाद उसको खुशी मिली है और इसका कारण है यान्ती। उसे तो यान्ती उसकी बहन की तरह लग रही होती है और ये सुनकर यान्ती बहुत खुश होती है। अब होता यह है कि तभी वहाँ पर उमा आती है जो कि ईवा से ये पूछती है कि क्या उसने अपनी नई दोस्त को नहीं बताया कि वो आज वेकेशन पर उनके फैमिली विला पर जा रहे हैं। ये सुनकर यान्ती बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटेड होकर उससे ये पूछने लगती है कि क्या वो भी उनके साथ आ सकती है। तब वो उसे हाँ कर देती है। ये सुनकर यान्ती बहुत खुश हो गई थी। वो कहती है कि इसके बारे में वो अपनी माँ से पूछेगी। खैर इधर रात बहुत हो चुकी थी और यान्ती अब तक घर नहीं लौटी थी। तभी हम नजवा को देख पाते हैं जो कि राती से बात कर रही होती है। साथ ही साथ टेबल पर एक पैकेट भी रखा हुआ था जिसमें वेकेशन पर जाने के सामान थे और लूसियस ने इन सामानों को ऑलरेडी पहुंचा दिया था। खैर ज्यादा रात होने के कारण से नजवा अपनी बेटी को चेक करने जाने लगती है लेकिन बाहर बारिश हो रही थी और इसलिए वो छाता लेकर जाती है। लेकिन तभी उसे आवाज आने लगती है और वो आवाज उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी और तभी एक भूत नजवा के छाते के ऊपर से आती है जिसको देखकर नजवा अंदर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद में यान्ती भी घर लौट आती है और तब नजवा यान्ती को डांटती है क्योंकि वो काफी लेट आई थी। तब यान्ती अपने रूम में चली जाती है जिसके बाद में जब यान्ती अपने रूम में होती है तब वो वार्डरोब के अंदर से कई सारे हाथ निकलते हुए देखती है जो कि खून में लथपथ थे। ये देखकर वो बहुत डर गई थी लेकिन यान्ती के शोर मचाते ही वो हाथ दोबारा वार्डरोब में चले जाते हैं और हिम्मत करके यान्ती उस वार्डरोब को खोलती है और उसके अंदर उसे ढेर सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी। इसके चलते वो चिल्लाने लगती है। तब उसकी माँ उसके रूम में आती है और वो उसको कुछ बताती इससे पहले ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वार्डरोब के अंदर दोबारा कपड़े आ गए थे। ये बिल्कुल सेम उस सेव वाली चीज की तरह हुआ था। अब अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर नजवा एक जोक सुनाती है जिससे कि वो दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन नजवा की हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। नजवा बहुत ही क्रीपी वे में हंस रही होती है जिसके बाद वो अपनी बेटी से थोड़ा सा दूर जाती है और तभी नजवा के चेस्ट में से ब्लड आने लगता है और फिर धीरे धीरे नजवा यान्ती के करीब आती है जिससे कि यान्ती बहुत डर जाती है। नजवा के हाथों में उसका दिल था जो कि वो यान्ती को जबरदस्ती खिलाने लगती है लेकिन असल में ये सब उसका सपना था जिससे कि यान्ती बहुत डर जाती है। लेकिन उठते ही वो अपने बेड पर वेकेशन वाला पैकेट देखती है जिसको देखकर वो बहुत खुश थी और उसके अंदर शूज बैग वगैरह रखे हुए थे। अब जाने से पहले यान्ती अपनी माँ नजवा को अच्छे से हक करती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में हम उनके घर पर ढेर सारी जिंदा लाशों को देख पाते हैं जिसके बाद नजवा नहाने जाती है कि तभी उसे आवाज आती है कि वो वहां से चले जाएं और फिर बाथरूम के बाहर एक जिंदा लाश वाला भूत आता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो गोस्ट गायब हो गया था लेकिन बाथरूम के मिरर पर ब्लड से लिखा हुआ था कि वो मरने वाली है और ये देखकर नजवा भागते हुए नीचे जाती है कि तभी उसकी डोर बेल बजती है और डोर पर जोड़स होता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। यहाँ पर नजवा ने राती के बारे में उससे बात करी थी जिस पर जोड़स कहता है कि उनके स्कूल में कभी भी इंडोनेशियन लैंग्वेज पढ़ाने वाली राती नाम की टीचर आई ही नहीं थी। तब नजवा बात को काट देती है जिसके बाद में वो सोफे पर लेट जाती है लेकिन तभी एक हाथ उसके सर को सहलाने लगता है जिससे कि वो जाग जाती है। लेकिन तभी वो खुद को एक एम्प्टी रूम यानी कि खाली रूम में पाती है जहाँ पर कई सारे कफन में लिपटी हुई जिंदा लाशें थी। साथ ही साथ यहाँ पर वो एनिमल स्कल पहनी हुई लेडी भी होती है जो कि उसे खाने के लिए इंसानी आंखों को ऑफर करती है। अब तभी हमको वहीं पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कल्ट के लोग रिचुअल कर रहे थे और रिचुअल के बाद वो उस लेडी का गला काट देते हैं जिसके बाद जितने भी कल्ट के लोग थे वो सभी उस लेडी को नोच कर खाने लगते हैं यानी कि खतरनाक वाला कैनिबलिज्म दिखाया गया। ये चीज नजवा ने अपने विजन्स के जरिए देख ली थी इसलिए वो चिल्लाने लगती है और फिर उसकी आंख खुलती है जहाँ पर असल में वो सपना देख रही थी। वहीं से उसको एक वॉलेट मिलता है जिसके अंदर जोड़स था जो कि राती के साथ था और उस फोटो के टैग पर लिखा हुआ था श्री राती विच मीन्स की श्री और राती एक ही इंसान है। डियाना और जोड़स उससे कब से झूठ बोल रहे थे।
यानी कि वो कहीं और चली गई है पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, यही सवाल नजवा के मन में आ रहा था। लेकिन वो अभी भी राती से मैसेज पर बात कर रही होती है और ये चीज नजवा के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देने वाली थी। अब रात में नजवा अपने लैपटॉप पर श्री राती के बारे में सर्च करती है और वहां से उसको पता लगता है कि श्री राती सच में इंडोनेशियन टीचर थी, लेकिन एक दिन वो गायब हो गई और अब तक उसके बारे में पता नहीं चला। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। जब वो हॉल में आती है तब स्पीकर पर अपने आप गाने बजने लगते हैं, जिसे वो बंद करती है। लेकिन वो स्पीकर दोबारा से चालू हो गया था, जिससे डर कर वो वहां से दूसरे रूम की तरफ आती है कि इसी बीच उसकी बेटी का वीडियो कॉल उसके पास आता है। अब वो ऐसे जताती है कि जैसे सब कुछ ठीक हो। अब फोन रखने के बाद में उसके पास राती का कॉल आता है, जो कि बाहर ही खड़ी थी। वो उसे दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन नजवा दरवाजा नहीं खोलती और ऐसे ही उसकी पूरी रात स्ट्रेस में निकल जाती है और अगले दिन वो जोडस के पास जाती है। खैर अब वो उसे कल रात के बारे में सारी बातें बताती है, लेकिन जोडस को उसके फोन में रिकॉर्ड्स के अंदर कोई भी कॉल्स और मैसेजेस राती की तरफ से नहीं मिलते। तब वो कहती है कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये कहाँ चले गए। लेकिन नजवा उससे मेन बात पूछती है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि श्री और राती सेम इंसान है, और यहाँ पर वो उसे उसका फोटो भी दिखाती है। और तभी जोडस उसको ये कहता है कि उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि श्री और राती सेम इंसान है और हमको क्लियरली पता है कि वो झूठ बोल रहा था। लेकिन नजवा उस पर अभी भी ट्रस्ट कर रही होती है। वो नजवा को एक पिल देता है जिससे कि उसको रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ वो ये बताता है कि राती जब यहाँ से गई या फिर गायब हुई थी तो उसको गोस्ट दिखते थे और ऐसा लोगों का मानना था। इसी बीच वहाँ पर एक सॉन्ग चलता है जो कि कल रात को स्पीकर में भी चल रहा था और ये सॉन्ग नजवा के पास ट्रॉमा से जुड़ा हुआ था। समहाउ जोडस उसके ट्रॉमा के बारे में जानता था। अब ये जो पिल उसको दी गई थी वो उसे वो ट्रॉमा याद दिलाती थी, यानी कि ये एक टाइप का ड्रग था जिससे कि वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो गई थी। यहाँ पर नजवा अपने पास ट्रॉमा के बारे में बताने लगती है। दरअसल 16 साल पहले जब नजवा अपनी क्लास से लेट आ रही थी तब उसे किसी लायन मास्क पहने हुए शख्स ने उसकी ब्लैक कार में खींचा और उसके साथ में गलत काम किया था। उस समय वो बीमार थी तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई और जो भी वो शख्स था वो काफी ज्यादा अमीर था क्योंकि उसकी कार काफी लग्जूरियस थी। जोडस पूछता है कि क्या वो उसे रिकॉग्नाइज कर सकती है, जिस पर वो कहती है कि उसने वहां पर बस उस कल्प्रिट का पेंडेंट देखा था जो कि उसके गले में उसने पहना हुआ था। अब यहाँ पर जोडस उसकी बेटी यान्ती का नाम लेता है। तब वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती और पैनिक करते हुए नजवा उठ जाती है। लेकिन जोडस ये कहता है कि जो ट्रुथ होता है ना, यानी कि सच्चाई होती है, वो सूरज की तरह होती है जो कि कभी भी छुप नहीं सकती। लेकिन तभी नजवा जो होती है वो ध्यान से जोडस की तरफ देखती है जिसके गले में सेम पेंडेंट था, जिसका मतलब सालों पहले यही इंसान था जिसने नजवा के साथ गलत काम किया, लेकिन पावर की वजह से वो बच गया था। अब ये पता लगते ही वो उसके ऊपर चाकू तान देती है, लेकिन पिल्स की वजह से वो बेहोश होने लगी थी। अब बेहोश होने से पहले जोडस ये कहने लगता है कि उसे तो पहले ही ये पता लग जाना चाहिए था। वो ये बताता है कि राती को वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उन्हें उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा क्योंकि यही उनके राजा चाहते थे। और यहाँ पर वो क्या कहना चाहता था वो आपको बाद में पता चलेगा। खैर अब बेहोश होते होते उसे राती की स्पिरिट भी दिखती है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यान्ती के पिता वही हैं जिसने कि उसकी माँ के साथ गलत काम किया, यानी कि जोडस। मीनवाइल हमें यान्ती को दिखाया जाता है जो कि लूसियस की लाइब्रेरी से एक किताब निकालती है जो कि लाबिनाक नाम से थी और इस किताब के अंदर इसी कैनिबल कल्ट के बारे में लिखा हुआ था। तभी वहां पर लूसियस आता है और उससे बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से पढ़ेगी तो उसे बहुत कुछ सुविधा मिलेगी। यान्ती भी यही चाहती थी कि वो यहीं से पढ़ाई करे और उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट थी क्योंकि उसकी माँ का फोन नहीं लग रहा था। तब लूसियस कहता है कि वो सो रही होंगी या फिर बिजी होंगी और वो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। जिसके बाद हम नजवा को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और उसे वहां पर एक स्पिरिट दिखती है जो कि उसे अपने पीछे ले जाती है और वो उसे एक किताब के शेल के पास लेकर आई थी। और फिर नजवा को किताब शेल के पीछे से आवाज आती है। जब वो शेल हटाती है तब उसे एक दरवाजा मिलता है जो कि एक अंडरग्राउंड की तरफ जा रहा था। अब वो अंडरग्राउंड में जाती है जहां पर उसे लॉर्ड भैरवा की मूर्ति मिलती है, यानी कि लॉर्ड भैरव की। आगे जाने पर उसे कुछ इंसानी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा गया था। वहां की लाइट्स ऑन करने पर उसे कई सारे लॉकर्स मिलते हैं जिसमें से वो एक लॉकर खोलती है जिसमें उसी का एक कार्ड था जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद बना था। उस कार्ड पर लिखा था कि वेरी फिट। जिसके बाद एक लॉकर अपने आप खुल जाता है जो कि राती का था। जी हाँ, उसमें राती के कार्ड पर लिखा था फिट। फिर तभी उसे राती का भूत वहीं पर मिलता है जिसको देखकर वो ऊपर भागती है। इससे उसको समझ आ गया था कि ये सारे डायरेक्टर, जोडस, बाकी लोग जो हैं वो कल्ट के मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर सैक्रिफाइस करते हैं और शायद से राती के साथ और बाकी जो लोग यहाँ पर दिख रहे थे, यानी कि जितने भी भूत दिखाई दे रहे थे, उन सभी इंसानों को यहाँ पर सैक्रिफाइस करा गया था।
खैर अब नजवा जल्दी से अपनी बेटी को फोन लगाने लगती है, लेकिन वो नहा रही थी और तभी उसे वो एक वॉइस नोट भेजती है जिसके अंदर वो बताती है कि ये सारे लोग कल्ट के मेंबर्स हैं और वो उनका सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और वो जल्दी से जल्दी पुलिस को फोन करे। लेकिन उस वॉइस नोट को ईवा सुनती है। इधर लूसियस अपनी माँ से बात कर रहा था। उन दोनों की बात से हमको ये पता लगता है कि उनके सैक्रिफाइस 10 साल से फेल होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सही से सैक्रिफाइस नहीं मिल रहे थे जो कि उनको चाहिए, यानी कि बहुत ही फिट लोग। क्योंकि यहाँ पर सैक्रिफाइस जो है ना वो विलिंगली होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट सैक्रिफाइस होना चाहिए। और अब जो सैक्रिफाइस होने वाला है वो उनका 50वां सैक्रिफाइस होगा। और अनविलिंग सैक्रिफाइस के चलते उनके कल्ट के कई सारे लोगों ने खुद को खत्म कर लिया था क्योंकि उन्हें सैक्रिफाइस करने के बावजूद वो नहीं मिला जो कि उनको चाहिए था। उन सब में ईवा की माँ भी शामिल थी जिसने खुद को खत्म कर लिया था। और अब की बार अगर सैक्रिफाइस बिगड़ा तो उसकी कीमत लूसियस के परिवार में से किसी को चुकानी होगी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लूसियस का परिवार किंग के लीनिएज से था, मतलब कि ईवा, लूसियस या फिर लूसियस की माँ को भी खतरा था। और इसलिए अब वो नजवा को सैक्रिफाइस करेंगे क्योंकि नजवा परफेक्ट थी साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर और इसलिए ही उसके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर वेरी फिट लिखा गया था। खैर इसी बीच ईवा जो होती है वहां पर यान्ती का फोन लेकर इन सबको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसको सुनकर लूसियस कहता है कि उन्हें नजवा को इसी फुल मून पर सैक्रिफाइस करना होगा। अब यहाँ पर किंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो किंग है वो वही शख्स है जिसने की कल्ट को शुरू किया था। वो पहला वर्शिपर माना जाता है भैरवा का और किंग का ही इन्फ्लुएंस आज तक चल रहा है, मतलब कि ये सभी किंग के साथ शुरू हुआ और ये किंग के नाम पर ही इनडायरेक्टली भैरवा को सैक्रिफाइस देते हैं। खैर अब अगले सीन में जोडस नजवा के लिए खाना लेकर आया था लेकिन नजवा भाग गई थी। वो जंगल की तरफ जाती है जहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे और मीट पकाकर खा रहे थे। जब नजवा उनके पास में हेल्प लेने जाती है तब उनमें से एक डियाना होती है, विच मीन्स कि वो सभी कल्ट के ही लोग थे। नजवा ये देखकर वहां से भागती है लेकिन वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। मीनवाइल यान्ती जो होती है वो ओमा, ईवा और लूसियस के साथ में डिनर टेबल पर थी जहाँ पर इंसानी मांस की डिशेस होती हैं, लेकिन इस बारे में यान्ती को भनक भी नहीं थी और वो लोग उसे इंसानी मांस खिला देते हैं। जिसके बाद में लूसियस यान्ती से पूछता है कि उसको उनके साथ में कैसा लग रहा है। तब यान्ती कहती है कि उसे एहसास हो रहा है कि फादर का होना कैसा होता है। वो पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ रही लेकिन फादर की कमी थी। तब लूसियस कहता है कि कैसा रहेगा अगर वो उसकी फैमिली का पार्ट बन जाए। ये सुनकर वो नादान सी बच्ची ये पूछती है कि क्या वो उसकी माँ से शादी करने वाला है और तब वो हाँ कर देता है और इससे यान्ती बहुत खुश हो जाती है। तब ईवा उसके पास आती है और ये कहती है कि वो भी उनका हिस्सा बन जाएगी जब वो उसकी माँ को सैक्रिफाइस करेंगे। ये सुनकर यान्ती के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। वो घबरा जाती है। तब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर लूसियस उसके पास आकर कहता है कि उनकी फैमिली बहुत स्पेशल है और उसकी माँ तो बस मियर ह्यूमन है। यहाँ पर यान्ती ईवा से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती। जिसके बाद में लूसियस उसे ब्लड की सिप जबरदस्ती पिलाता है जिसके बाद वो उनके वश में हो गई थी। फिर इसके बाद में नजवा की आंख खुलती है और वो खुद को एक मशीन के पास पाती है। यह मशीन डायलिसिस मशीन की तरह थी जिससे कि ये लोग जो थे ना वो नजवा का खून निकाल रहे थे। और तभी वहां पर लूसियस आता है और नजवा लूसियस से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। तब वो कहता है कि वो ठीक है, अच्छी है। नजवा कहती है कि उसे यान्ती से मिलना है लेकिन लूसियस कहता है कि उसके लिए अभी टाइम है। यहाँ पर जोडस भी होता है जो कि नजवा के खून को निकाल कर लूसियस को टेस्ट करवाता है। यहाँ लूसियस कहता है कि लॉर्ड भैरवा उन्हें इमॉर्टैलिटी और ग्लोरी एक रीजन से देते हैं क्योंकि वो उन्हें आम इंसानों से ऊपर मानते हैं और इसलिए वो उनके सैक्रिफाइस को अच्छे से रखते हैं और चुनते हैं। लेकिन अगर नजवा अनविलिंग निकली तो उनके लीनिएज में से किसी की जान जाएगी और वो शायद नजवा की बेटी हो सकती है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नजवा का बायोलॉजिकल पिता कोई और नहीं बल्कि लूसियस था। और तब जाकर एक और असली पत्ते खुलते हैं कि असल में लूसियस ने नजवा के साथ 16 साल पहले गलत काम किया था, ना कि जोडस ने। तो यहाँ पर एक तरह से यान्ती उसकी खुद की लीनिएज का हिस्सा थी। और अब आपको यहाँ पर पता चला होगा कि आखिरकार जो ईवा थी उसको अपनी बहन क्यों बोल रही थी। खैर ये सुनकर वो काफी हैरान रह जाती है लेकिन रिएक्ट कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ब्लड निकलने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम सैक्रिफाइस वाली जगह पर आते हैं जहां पर कई सारे कल्ट के मेंबर्स थे। खैर तभी वहां पर ओमा आती है और सबको बताती है आज के बड़े सैक्रिफाइस के बारे में जो कि उसकी पोती यानी कि यान्ती करने वाली थी, वो भी अपनी खुद की माँ का यानी कि नजवा का। और ये आज तक का सबसे अच्छा सैक्रिफाइस होने वाला है। और फिर लूसियस सैक्रिफाइस की तैयारी करने लगता है जिसके बाद वहां पर नजवा को लाया जाता है और फिर लूसियस रिचुअल डांस कर रहा था जो कि हमने देखा था कि यहाँ पर उसने भी किया था यानी कि राती ने। और फिर अपना हाथ काट कर वो सबको अपना खून पिलाता है और नजवा को भी सेम उस तरह से तैयार करा गया था जैसे कि राती को तैयार करा गया था, यानी कि उसका भी इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया था। खैर यहाँ पर वश में हुई यान्ती आती है जिसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू दिया जाता है। फिर वो आगे बढ़ती है जो कि अपनी माँ को सैक्रिफाइस करने के लिए जाती है। तब उसकी माँ उसको याद दिलाती है कि वो उसकी बेटी है, जिसको सुनकर वो रुक गई थी।
और उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जो कि उसकी माँ के बारे में थे। उनको याद कर कर यान्ती नॉर्मल हो जाती है और वो चाकू लूसियस के गले में ही घुसा देती है। उसके गले में चाकू घुसते ही सभी कल्ट के मेंबर्स को दर्द होने लगता है क्योंकि यहाँ पर रिचुअल के टाइम पर सभी लोग लूसियस से जुड़े हुए थे। यानी कि सोच कर देखो, ये सभी आपस में लूसियस से कनेक्टेड थे, यानी कि उसके खून से। तो इनडायरेक्टली अगर उसको ब्लेसिंग मिलती तो सबको ब्लेसिंग मिल जाती, लेकिन अगर यहाँ पर इसको दर्द होगा वो खत्म होगा तो बाकी सारे मेंबर्स भी खत्म होंगे। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लूसियस अभी कल्ट का करंट लीडर था। खैर यहाँ पर यान्ती अपनी माँ को आजाद करती है और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे जोडस भी था। तब आगे जाकर वो दोनों अलग अलग लॉकर में छिप जाते हैं। खैर तभी जोडस वहां पर आता है और उसको पता था कि वो यहीं पर छुपे हुए हैं, लेकिन जोडस को राती की स्पिरिट पजेस कर लेती है और फिर वो अपना बदला लेती है। वो उसके हाथों से उसी का पेट चिरवा देती है, जिसके बाद में वो अपने ही मीट को खाने लगता है और साथ ही साथ वो बहुत जोर जोर से चीख रहा था। और फिर राती की स्पिरिट उसे अपने लॉकर में खींच लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके खत्म होने के बाद में दोनों माँ बेटी गले मिलती हैं और फिर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन कल्ट के लोग मिलकर उनको पकड़ लेते हैं। यान्ती यहाँ पर भीख मांग रही होती है कि उसे अपनी माँ के साथ रहना है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए और वो भले ही उसके पास कैद में रह लेंगी, लेकिन वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहती है। लेकिन लूसियस कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और उनको एक सैक्रिफाइस करना जरूरी है, या तो माँ का या फिर यान्ती का, क्योंकि यान्ती लीनिएज का हिस्सा थी। लेकिन नजवा उसको रोक देती है और वो सैक्रिफाइस होने के लिए रेडी थी और वो लूसियस को कहती है कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखे, और इतना कहकर वो उन कल्ट मेंबर्स के बीच लेट जाती है, जिसके बाद वो सभी उसे कच्चा ही खाने लगते हैं। तब अपनी माँ की सफरिंग एंड करने के लिए यान्ती चाकू लेकर अपनी माँ के सीने में घुसा देती है और बहुत रोती है। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डियाना बाप बेटी से बात कर रही होती है और उसने इन दोनों को भी रेडी कर लिया था अपने अगले सैक्रिफाइस के लिए। मीनवाइल यान्ती अकेले बैठी होती है और वो किसी को कॉल करके बोलती है कि वो बहुत समय से भूखा है ना, और उसने अपना सही से मील नहीं लिया है, तो वो यहाँ पर आए और वो उसे उसका मील देगी। यहाँ पर यान्ती ने जिसको भी कॉल किया था, ये तो साफ था कि ये सब उसने बदला लेने के लिए किया है और वो आदमी जो कोई भी है वो बहुत खतरनाक है, और इस चीज के बारे में हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लाबिनाग दे आर ऑलमोस्ट अस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल हॉरर सुपरनैचुरल इंडोनेशियन मूवी पसंद आई होगी। तो यहाँ पर देखो, लाबिनाग मतलब इस कल्ट से था। ये जो कल्ट था वो बहुत ही खतरनाक था और ये सारे लोग जो थे वो एक लीडर से जुड़े हुए थे, यानी कि लूसियस से। इससे पहले किंग रहा होगा और उसके बाद में उसी के लीनिएज के लोग रहे होंगे। तो यहाँ पर जब भी लूसियस या फिर कोई भी लीडर रिचुअल करता था तो उनको एक सैक्रिफाइस चाहिए होता जो कि मेंटली स्ट्रांग हो और काफी ज्यादा अच्छा हो, यानी कि वेरी फिट हो, और उसी के चलते शायद इन लोगों को यहाँ पर इमॉर्टैलिटी मिलती होगी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर कई लोग 120 साल के भी थे। और यही रीजन था कि डियाना जो थी वो इतने सालों बाद भी बिल्कुल जवान थी। ये लोग सैक्रिफाइस करा करते थे, यहाँ पर लोगों को खाया करते, उनका खून पिया करते, जिसके चलते ये लोग हमेशा जवान रहते थे। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही तगड़ा सैक्रिफाइस होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात कि लूसियस की वेल्थ के पीछे यही सारे सैक्रिफाइसेस थे, लेकिन कुछ सालों से सैक्रिफाइस ठीक से नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से मौतें हो रही थी। यानी कि अगर ठीक सैक्रिफाइस नहीं होगा तो भैरवा जो है वो इन सबको बदले में मार डालेगा। अब एक विलिंग सैक्रिफाइस बहुत जरूरी होता है और तब उन्हें रिटर्न में कुछ मिलता था, और ऐसे ही अनविलिंग सैक्रिफाइसेस की वजह से लूसियस की पत्नी भी मारी गई थी। लेकिन सालों बाद उनको नजवा मिली थी जो कि परफेक्ट सैक्रिफाइस होती है, क्योंकि जो यान्ती थी वो यहाँ पर लूसियस की ही लीनिएज का हिस्सा थी, उसकी खुद की बेटी थी, लेकिन इसके बारे में नजवा को आज तक पता नहीं था। अब परफेक्ट सैक्रिफाइस के लिए ये लोग सैक्रिफाइस होने वाले इंसान का टेस्ट लिया करते थे कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, और इस चीज में यहाँ पर नजवा बिल्कुल फिट बैठती है। और सबसे बड़ी बात कि उसने विलिंगली सैक्रिफाइस दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए सैक्रिफाइस हो जाऊंगी, और इसलिए ही इन लोगों को इमॉर्टैलिटी मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जितनी भी आत्माएं नजवा को देख रही थी, जैसे कि राती और बाकी जो भी आत्माएं थी, वो सब उसको चेतावनी दे रही थी कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि उसके साथ में गलत होने वाला है। इसलिए ही कहा गया था कि वो सैक्रिफाइस होने वाले हैं। और यहाँ जितने भी आत्माएं थी वो सारी की सारे सैक्रिफाइस हुए लोग थे। मेरे हिसाब से जो खाना जोडस लाता था वो भी इंसानी मीट ही होगा, और वो लोग उसे सैक्रिफाइस के लिए तैयार कर रहे थे, जैसे कि किसी बकरी को या फिर मुर्गे को तैयार किया जाता है ना, उसको ढेर सारी चीजें खिला पिलाकर, बिल्कुल उस तरह से। बात करें भैरवा के बारे में तो यहाँ पर लॉर्ड भैरवा हमारे हिंदुइज्म के अंदर शिव भगवान के ही अवतार हैं, जो कि समय, विनाश और प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर भैरव का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर एंड डिस्ट्रक्शन का बैलेंस। लेकिन ये जो कैनिबल कल्ट वगैरह है ना, ये इसे डार्क माइथोलॉजी बनाने के लिए ऐड करा गया है, रियलिटी से बिल्कुल अलग है, और जो भी मूवी के अंदर बताया है वो बस हॉरर के लिए ऐड करा गया है।
लेकिन हाँ, इन्होंने इंस्पिरेशन यहीं से ली है, मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया और उसको थोड़ा सा डार्क और इविल तरह से दिखाया गया है। और पहले जो इंडोनेशिया के काफी सारे पार्ट्स थे वो इंडिया से जुड़े हुए थे, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इंडिया का, तो इस वजह से यहाँ के जो नाम है ना वो इंडिया से काफी मिलते जुलते भी हैं। और इसलिए कई लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कहते भी हैं कि इंडोनेशिया वाले नाम जो हैं वो इंडिया से कितने मिलते जुलते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों है। अब देखो यहाँ पर जो एंडिंग थी, यानी कि यान्ती ने किसको कॉल करा, वो काफी खतरनाक चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि पक्का वो या तो यहाँ पर बदला लेना चाहती है या फिर वो भी इन्हीं चीजों में ढल गई थी। आपको याद हुआ कि लूसियस ने उसको खून पिलाया था, तो हो सकता है कि उसके बाद वो उसको इस तरह से ही खून पिला रहे होंगे, जिसके चलते उसकी पुरानी यादें जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई होंगी। तो दोस्तों, ये थी लाबिनाग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। इनकेस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रिसेंटली मैंने डेथ विस्परर 3 यानी कि T-3 को एक्सप्लेन कर दिया है। इनकेस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पर मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए